हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स को होती है। ओके, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। देखिए यहाँ पर 3.7, ये जो टॉपिक 3.7 है ये निकाल लीजिए जो एनसीईआरटी में है। कहता है एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, ऑपरेशन भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है। ये जो आपके सामने एलिमेंट्री लिखा है इसका मीनिंग क्या है। तो आपने नाम सुना होगा ये वाला एलिमेंट्री। मैं दोबारा से बताता हूं आपको कहां सुना होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन सुना होगा आपने, या फिर इसे प्राइमरी भी बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं प्राथमिक। प्राथमिक तो एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक, यानी कि जो इनिशियली आप करते हो, शुरुआत में आप करते हो। ओके, तो ऐसे ऑपरेशंस करने हैं जो प्राथमिक है, जो एलिमेंट्री है, ठीक है ना। और किसके एलिमेंट्री है? मैट्रिक्स के। तो ये ऑपरेशन कितने होते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये ऑपरेशन सिर्फ 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 ऑपरेशन है जो एलिमेंट्री में रखे गए हैं। देखो यहां पर लिखा है, इसे पढ़ लेते हैं। देर आर 6 ऑपरेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोल सकते हो ऑन अ मैट्रिक्स। 6 ऑपरेशन होते हैं। इन 6 ऑपरेशन में से भी देर ऑफ विच सॉरी 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ऑफ ड्यू टू कॉलम्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो 6 ऑपरेशन हैं उनमें से 3 तो रो पे एप्लीकेबल होते हैं और 3 जो है वो कॉलम पे एप्लीकेबल होते हैं। तो बेसिकली ऑपरेशन तो 3 ही होते हैं, 3 रो पे और 3 कॉलम पर एप्लीकेबल होंगे, तो 6 हो गए टोटल, है ना। ये बेसिक यानी कि प्राइमरी ऑपरेशंस कह सकते हो, इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। तो बात समझ में आई एलिमेंट्री है क्या चीज। ओके, अब ये है कौन कौन से ऑपरेशन। देखो ये दे रखा है आपको 1, 2 और 3। ये 3 ही ऑपरेशन है और क्योंकि ये रो पर और कॉलम पर एप्लीकेबल होगा इसीलिए इसको 6 बोला गया है, ठीक है। तो यहां पर पहला ऑपरेशन क्या है, ध्यान से समझेंगे। कहता है द इंटरचेंज ऑफ एनी रो कॉलम और रोज ऑफ 2 कॉलम्स, यानी कि इंटरचेंज करना है कोई भी 2 रोज को और कोई भी 2 कॉलम्स को। बहुत सिंपल है। आगे कहता है सिंबॉलिकली द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज इज डिनोटेड बाय दिस। यानी कि अगर i की रो को j की रो में इंटरचेंज कर दो, है ना, ith को अगर jth में अगर इंटरचेंज कर दो तो उसे हम क्या बोलेंगे? रो चेंज को ऐसे लिखेंगे r1 इंटरचेंज r2, है ना, एक दूसरे में उसमें चेंज होगा। उसके बाद कहता है द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम। अगर i और j के कॉलम में अगर चेंज होता है तो कहता है उसको हम लिखेंगे ci चेंज टू cj। बात समझ में आती है? ओके, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि आपको फर्स्ट रो एंड आपको थर्ड रो, कौन सी? थर्ड रो। फर्स्ट रो और थर्ड रो में चेंज करना है आपको। इंटरचेंज मतलब अंदर ही चेंज कर देना है। फर्स्ट रो और थर्ड रो में चेंज करना है तो आप इसे लिखेंगे, इस बात को ऐसे लिखेंगे r1 इंटरचेंज टू r3, यानी कि r3 की जगह r1 पहुंच जाएगा, r1 की जगह r3। कैसे? सपोज कर लेते ये एक मैट्रिक्स है, ये आपके पास कौन सी रो है आपके सामने? r1। ये कौन सी रो है? r3। आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया? r1 इंटरचेंज टू r3। तो ये मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। इसको हम लिखेंगे, जो r3 वाली रो है r1 की जगह पर चली जाएगी 5 6 7, और जो r1 वाली रो है वो r3 की जगह पर आ जाएगी, यहां पर हो जाएगा -1√3 1। समझ में आ रहा है कैसे इंटरचेंज होता है? इसी तरीके से कहीं भी इंटरचेंज हो सकता है, यानी कि r1 r2 में इंटरचेंज हो सकता है, r2 r3 में इंटरचेंज हो सकता है। तो जैसे रो में चेंज हुआ है ऐसे कॉलम में भी चेंज हो सकता है, c1 c2 में, c2 c3 में, या फिर c1 c3 में। तो यहां पर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में होने वाला इंटरचेंज, ये पहला जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन का पार्ट है। ओके, रो और कॉलम, एक और एक, 2 टोटल चेंजेस हो गए, है ना। तो बेसिकली 2 रूल्स बन गए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? दूसरा नंबर पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बार बार यही बात बोली है कि अगर आपको अपना फाउंडेशन सही करना है,
अगर उस फाउंडेशन को, उस बेस को सही बनाना है, चाहे आप जेई मेंस के लिए जा रहे हैं, चाहे हायर स्टडी में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड और सेंटेंसेस, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, जो आप स्किप कर जाते हो डायरेक्ट एक्सरसाइज करते वक्त। ये चीज 11th में तो चल गई क्योंकि वहां बोर्ड का एग्जाम नहीं होता, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप फेस नहीं कर रहे, लेकिन 12th में ऐसा नहीं चलेगा। तो गाइज आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट टू उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को समझना भी है कि इसने क्या लिखा है एनसीईआरटी में, क्योंकि इसी के बेस पर आगे एक्सरसाइज डिपेंड होती है, वरना आपको चीजें याद करनी होंगी जो ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सेकंड जो है इसको पढ़ते हैं। मैं तो आपको बता ही रहा हूं, आप उसके अलावा भी खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका मतलब निकालेंगे। कहता है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, यानी कि एक रो में या कॉलम में किसी में भी चेंज। तो मैं पहले रो को बताऊंगा, कॉलम उसी को फॉलो करेगा, है ना। कहता है नॉन जीरो नंबर, किससे मल्टीप्लाई कराना है आपको, नॉन जीरो नंबर से। सिंबॉलिकली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ith रो बाय k और k इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि आपको मल्टीप्लाई तो कराना है लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स के अंदर आपने C3 में चेंज कराया है, किस चीज का चेंज कराया है, 1/7 कर दिया C3 में, आपने मल्टीप्लाई कराई कोई कांस्टेंट की, दिस इज कॉल्ड स्केलर और कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट तो आगे के नंबर्स पे होंगे तो इसे स्केलर बोला जाता है जनरली। तो यहां पर स्केलर की मल्टीप्लिकेशन कराई है, किसमें, इसमें कराई है थर्ड कॉलम के अंदर। तो थर्ड कॉलम का मतलब ये हो गया ना, थर्ड कॉलम, इसमें आपने कराई है मल्टीप्लिकेशन किसकी, 1/7 की। तो कैसे कराएंगे, ये आप लिखेंगे, आप यहाँ पर ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसमें चेंज करके आपने क्या, ये यहाँ पर लिख भी रखा है। आप देखो इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो एक की मल्टीप्लाई 1/7 में ये आ गया, एक की मल्टीप्लाई 1/7 में ये आ गया। तो आपको समझ में आ गया गाइस, क्या समझ में आया, आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इसमें कराई है कॉलम में मल्टीप्लाई, इसी तरीके से रो में मल्टीप्लाई भी होती है। तो रो में कराओ या कॉलम में कराओ, आपको उस समय डिसाइड करना है जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे, लेकिन ये सेकंड ऑपरेशन आपको मिल गया। ओके, थर्ड ऑपरेशन क्या है, थर्ड ऑपरेशन में है आपके सामने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है ना, यहाँ पर एडिशन लिख दिया है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप मल्टीप्लाई करा के किसी भी पार्टिकुलर संख्या की और उसके बाद उसे ऐड करेंगे, ठीक है ना। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम अभी करेंगे, और इसमें याद रखना नॉन जीरो से कराना है आपको, ठीक है ना, नॉन जीरो। जीरो कर देंगे तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 3 ऑपरेशन थे, आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इसका हम इस्तेमाल जब क्वेश्चंस में करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे। यहां कहता है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती है, यानी कि इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स। जैसे कि अगर मैं कहता हूं 4 और अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 1/4 में तो आंसर कितना आएगा, 1। ऐसे ही अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं और अगर मैं उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी दूसरी मैट्रिक्स में कराऊं और आंसर आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मतलब स्केलर में 1 होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ए की मल्टीप्लाई बी में करा दो तो इसका मतलब हो गया कि ए का इनवर्स जो है, इनवर्स जो है वो बी है। ओके, तो इसको हम समटाइम्स ऐसा भी लिखेंगे कि ए की पावर -1। तो ए की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, ए का इनवर्स। ओके, और इसे एक नई मैट्रिक्स से दिखा सकते हैं और उसका नाम मैंने बी रख दिया। तो यहां पर इसने वही बात बताई है, डेफिनेशन 6 पढ़िए। कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर m है, कहता है एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत बड़ा महत्व है। यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी हुई है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखी होगी तो फिर इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, ये भी मैं आपको बताता हूं। फिलहाल यहां पर कहता है ऑफ मैट्रिक्स बी द सेम ऑर्डर m, यानी कि दोनों के ऑर्डर एक तो सेम होने चाहिए, अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो इनवर्स नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। कहता है सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। कहता है एंड इज डिनोटेड बाय दिस। मैंने जो बात बताई वही बात इसने लिखी हुई है। अब यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर बी दे रखा है, दोनों मैट्रिक्स है और आपको इस दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करानी है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया, देखो मल्टीप्लाई करना आपको अब आना चाहिए।
तो वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है वो इनवर्स है ए का। इसी तरीके से अगर बी की मल्टीप्लाई ए के साथ कराओगे, जैसे ए को आगे रखा है ऐसे बी को आगे रखो, तब भी आंसर सेम आएगा। तो इसका ये भी मतलब हुआ बी इज द इनवर्स ऑफ ए। यहां पर इसका मतलब था ए इज इनवर्स ऑफ ए एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कब होते हैं इनवर्स? जब उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन बराबर आइडेंटिटी की आती है। एक बात और यहां पर बताइए, जैसे नोट में लिखा है इसने, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, याद रखना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट पॉसेस इनवर्स मैट्रिक्स, यानी कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। कहते हैं सिंस ऑफ प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, तो यहां पर ये बी ए और ए बी इक्वल नहीं होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कहता है इट इज नेसेसरी दैट ए एंड बी आर शुड बी द ए एंड बी शुड बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये बात इसने मेंशन करी है कि ये नेसेसरी है कि ए और बी जो है वो क्या होने चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी इनवर्स निकलेगा। ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाएंगे आपके केस स्टडी में आ जाएंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाएंगे, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ओके, आगे सेकंड नोट पढ़ लेते हैं। कहते हैं बी इज अ इनवर्स ऑफ ए देन ए इज आल्सो इनवर्स ऑफ बी, यानी कि एक दूसरे का अगर इनवर्स होता है तो वो पहला वाला भी पहला दूसरे का इनवर्स होगा तो दूसरा भी पहले का इनवर्स होगा। ओके, ये आपको दो नोट दे रखे हैं। उसके बाद ये थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है, एक बार पढ़िएगा। अगर समझ में नहीं आएगी तो मेरे से पूछ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज तक नहीं आई है, बट पढ़िएगा जरूर क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरी थ्योरम दे रखी है, ये पहली थ्योरम है आपके पास और ये दूसरी थ्योरम है। ये दो थ्योरम पढ़ लेना, एग्जाम में तो थ्योरम्स नहीं आती हैं लेकिन इससे एक कॉन्सेप्ट बनता है जो क्लियर हो जाएगा आपको कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, हायर स्टडी अगर आपको अच्छे लेवल पर जाना है तब आप इसे पढ़ लीजिए। ओके, वरना जरूरत नहीं है पढ़ने की भी। यहां पर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब इनवर्स की बात करता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। इसके अंदर सिर्फ दो बातें याद रखनी है बस, और कुछ नहीं पढ़ना, बाकी ये सारा का सारा रीड आउट करिए जरूर। यहां पर पहली बात ये करनी है आपको याद, मैं हाईलाइट कर देता हूं कि जो रो ऑपरेशन होता है, देखो यहां पर जो रो ऑपरेशन होता है, ध्यान से देखिए, जहां मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये जो रो ऑपरेशन होता है उसमें a बराबर आई ए लिखते हैं, यानी कि ये बात अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। when we use the row operation when we use the row operation then we use this type of situation, यानी कि a is equal to i a लिखेंगे। ओके, and when we use the column operation, देखो यहां पर लिखा होगा जरूर कहीं, ये रहा आपके सामने कॉलम ऑपरेशन, ये रहा, देखो मैंने यहां पर भी इसे हाईलाइट कर दिया। ओके, ये क्या लिखा है, कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। तो आपको यहां पर लिखना है a इज इक्वल टू ए आई। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से समझनी होगी कि अगर आपने इसका अपोजिट कर दिया या कुछ चेंज कर दिया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, आंसर तो सही आ जाएगा, सॉरी वो ऑपरेशन मान्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको ऑपरेशन के लिए क्या करना है, आपको ऑपरेशन के लिए करना है कि अगर रो ऑपरेशन है तो ये यूज करेंगे और कॉलम ऑपरेशन तो यूज करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पर पहला पैराग्राफ पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है, ऊपर अबाउट डिस्कशन वी यूज दिस, ऊपर के डिस्कशन से हमने ये यूज किया। पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। और अच्छा, अभी आपको क्या समझना है कि ये रो ऑपरेशन वाले क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं सारे, यानी कि आपकी क्लास के अंदर कभी भी ऐसा नहीं कहा गया है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करके इनवर्स निकालिए और वो ये भी मेंशन करे कि वो रो ऑपरेशन से करेंगे या कॉलम से। तो अगर हमें नहीं कहा गया, आज तक के किसी पेपर में नहीं कहा गया, तो अभी हम फिलहाल कॉलम ऑपरेशन पर ध्यान नहीं देंगे। सेकंड, अगर किसी स्टूडेंट को एक ऑपरेशन आ गया तो दूसरा ऑपरेशन निकालना उसके लिए आसान है, दोनों एक साथ सीखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हम कॉलम ऑपरेशन पर बिल्कुल भी ना तो ध्यान देने वाले और ना ही इसके कोई क्वेश्चंस करने वाले, हम रो ऑपरेशन से ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप अपने दिमाग में लिख लीजिए कि a इज इक्वल टू आई ए होता है, ये छाप लीजिए अपने दिमाग में। अच्छा, रिमार्क में क्या दे रखा है ये भी पढ़ लेते हैं। इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन ए आई, यानी कि कभी भी हम यूज करते हैं रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन पे कोई भी एलिमेंट्री क्या नाम है ऑपरेशन, तो कहता है इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज, अगर हमें सारे जीरो मिल गए, वन और मोर रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए लेफ्ट हैंड साइड, कहता है देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आपके सामने ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपने ऑपरेशंस लगाए और ऑपरेशन लगाने के बाद रो यहां पर 0 0 आ गया, यहां पर कुछ भी आया लेकिन ऊपर 0 0 आ गया,
कोई भी एक रो या दोनों की दोनों रो में, या तीन है तो तीन की तीन रो में अगर आपका जीरो बन जाता है, कम से कम एक रो में तो होना चाहिए, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जीरो बन जाता है, तो फिर वो कंडीशन बन जाएगी क्या, वो बन जाएगी डज नॉट एग्जिस्ट, उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ये बातें इसने लिख रखी थी। बाकी क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है। सबसे पहले इन्हें a इज इक्वल टू आई ए लिखा है, तो इसका मतलब रो ऑपरेशन यूज कर रहा है। देखो यहाँ पर लिखा भी है रो ऑपरेशन, है ना, और रो ऑपरेशन यूज किया है, तो ये ऑपरेशन इसने खुद लगाया है। आपको अभी ये एक्सरसाइज में जब कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ये फिलहाल अभी आप मत करिए, पहले एक्सरसाइज का मेरा सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन करिए, देन इसे करिएगा। फिर अल्टरनेटिव मेथड में दे रखा है आपको कॉलम ऑपरेशन, उसमें a इज इक्वल टू ए आई लगाया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट में भी यही सेम काम है, 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, एक बार रो ऑपरेशन किया है a इज इक्वल टू आई ए, और दूसरी बार अल्टरनेटिव मेथड में a इज इक्वल टू ए आई लिखा है, तो कॉलम ऑपरेशन क्या देख सकते हो, कॉलम लिखे हुए हैं ऑपरेशंस में, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल में, इसे जरूर करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइंड पी इनवर्स निकालने के लिए पूछा गया है, एंड देन फिनिश। तो एग्जांपल्स बहुत कम है, आपको वो खत्म हो जाते हैं। अब हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अभी पीछे का इतना सारा कंटेंट मैंने आपको रीड आउट कराया, आपने वो चीज को अगर अच्छे से समझा है, तो फिर यहाँ पर ऑपरेशन करते वक्त या फिर क्वेश्चंस निकालते वक्त थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, आपके दिमाग में थोड़ी सी शांति होगी, ठीक है ना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने वो कंटेंट पीछे पढ़ा है। अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ा, या ज्यादातर स्टूडेंट्स उसे नहीं पढ़ते, वो फालतू की चीज समझते हैं, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन तब भी हो जाएंगे सारे, बट जब आगे किसी बुक से या कुछ चैलेंजिंग कुछ घुमा के, जैसे केस स्टडी इस बार कहा है उन्होंने कि अब की बार वो कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे कि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, इस बार नया सर्कुलर जो आया उसमें उन्होंने कहा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन देंगे, लाइव सिचुएशंस दे सकते हैं, तो वहां पर उसकी बहुत जरूरत है, जो मैं भी पढ़ा रहा हूं कि आपको ऐसी सिचुएशंस एनसीईआरटी में मिलेगी। जब आपका पेपर होगा तो आप रिवाइज करके क्या जाएंगे, आप एक्सरसाइज रिवाइज नहीं करेंगे, आप पीछे का वो कंटेंट के क्या लिखा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे। और यही इस बार का बेसिक फंडामेंटल है, जो नई पॉलिसी आई है उसमें यही है कि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन देना, ना कि सिर्फ क्वेश्चन दिया और उसका आंसर निकालिए। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। आपको अगर नहीं समझ में आ रही है मेरी बात, तो नया सर्कुलर पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से क्वेश्चंस चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से मैं आपको तैयार कर रहा हूं, आप बस मेरे साथ साथ ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइस, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, और ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका है कि मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, आपसे वो क्वेश्चन हो गया तो सारे हो जाएंगे। आज का टारगेट है हम 14 तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये हमारा आज का टारगेट है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, फाइंड द इनवर्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब हम रो इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम तो हम सीखेंगे ही नहीं, आप बिल्कुल सीखेंगे कॉलम ऑपरेशन भी, लेकिन अभी नहीं सीखेंगे। अभी फिलहाल आपको सारे क्वेश्चंस रो ऑपरेशन से ही करने, कॉलम अपने आप आ जाएगा आपको। किसी को और ज्यादा सीखने की जरूरत है तो एग्जांपल से सीख लें। ओके, फिलहाल हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको a की वैल्यू दे रखी है, और a की वैल्यू दे रखी है 1, -1, 2 एंड 3, ये आपको a की वैल्यू दे रखी है। ओके, अब आपको क्या बताना है, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, हम रो ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है आई ए, ये यूज होता है। अब इस a की वैल्यू ध्यान से समझिएगा, इस वाले a की वैल्यू रख लीजिए, मेरे साथ साथ आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ओके, बस साथ साथ लिखते जाइए। देखो जितनी स्पीड में आप लिख रहे हैं उतनी स्पीड में, बल्कि उससे कम स्पीड में मैं लिख रहा हूं। यहां पर आप लिखेंगे 1, -1, 2 और 3, बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू लिख दी। उसके बाद आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, ये भी बात समझ में आ गई, ये भी इजी था। उसके बाद ए को आप ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे। ओके, आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में कराएंगे आंसर वही सेम आ जाता है। नहीं समझ में आ रहा तो करके देख लीजिए। यानी कि आप एक तरफ लिखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे 1 0 0 1, और एक तरफ लिखिए ए की मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई कराइए, आंसर सेम आएगा। इसका आंसर आएगा 1 -1 2 3, आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो यानी कि ये कंडीशन वेरीफाइड है। ओके, तो इस पर आप डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे को क्या करना है, अब हमें यहां पर एक काम करना है, और वो आपको सीखना होगा कि बेसिकली आपको बनाना क्या है।
ओके। बेसिकली आपको बनाना क्या है, यहां पर मैं आपको वो सिखा रहा हूं। देखिए आपको यहां पर यानी कि इस जगह पर आइडेंटिटी बनाना है। क्या बनाना है? आइडेंटिटी बनाना है। तो आइडेंटिटी बनाने के होते हैं 4 स्टेप्स। देयर आर 4 स्टेप, 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स मेथड कह सकता हूं मैं इसे, 4 स्टेप्स मेथड। तो 4 स्टेप मेथड क्यों लग रहे हैं? क्योंकि 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। ऑफ कोर्स इसमें 4 आपको यहां पर एलिमेंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4। आप कहेंगे सर मैंने ऐसे ही क्यों चला, यानी यू शेप में ही क्यों चला? क्योंकि यू शेप में ही आपको याद रखना है, यू शेप में ही करना है। कर आप कैसे भी सकते हो, बट मैं आपको एक पैटर्न सिखाने वाला हूं तो उस हिसाब से चलना है। ओके, फिलहाल आपको कितने स्टेप्स बताए? मैंने बताए 4 स्टेप्स मेथड। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो 4 स्टेप्स मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वहां कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आएगी ही। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा 8 स्टेप मेथड, 8 स्टेप्स मेथड। तो ये 2 मेथड आपको मैंने बताए, एक 4 स्टेप्स मेथड जो बच्चे एडवांस कैलकुलेशंस कर लेते हैं माइंड में तो 4 स्टेप्स कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते 8 स्टेप्स। ये प्रॉपर मेथड्स हैं, लेकिन इसमें से कुछ मेथड्स का हम जंप कर लेंगे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कैसे कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको समझाता हूं। मैं 8 स्टेप से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, और कौन कौन से स्टेप्स जंप होंगे वो देख के बताता हूं। फिलहाल मेरे को क्या करना था, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है, दैट इज माय प्राइमरी गोल। तो इससे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने का सबसे पहला तरीका, मैं पहले वाले इस वाले को चेंज करूंगा, एलिमेंट को। इसको चेंज करके मुझे 1 बनाना है। लेकिन आप गौर से देखें, ये तो पहले से ही 1 है, जो ऑलरेडी 1 है उसको चेंज क्यों करेंगे भाई हम? तो मैं यहां पर 2 सेकेंड मैं इसे क्लियर कर लूं पहले। हाँ देखिए, मैं यहां पर आपको इधर क्वेश्चंस में बताता हूं। देखिए अगर यहां पहले से ही 1 है तो मेरा पहला वाला स्टेप हो गया, यानी कि इसे 1 बनाने की मेरे को जरूरत नहीं है। ऐसा हर क्वेश्चन में होता है क्या सर? देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां पर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। चलो मैं इसको लिख लेता हूं, यहां पर लिखता हूं 2 1 1 1। और मुझे यहां पर क्या चाहिए? मुझे यहां पर 1 चाहिए, 1, क्योंकि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग है 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा? तो मेरा नियम याद कर लीजिएगा, वैसे तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन मेरा जो नियम है वो आपको पहले याद करना पड़ेगा। आप अपने तरीके से भी निकालोगे और मैं भी आपके तरीके से निकालूंगा, ठीक है ना। पहला नियम होता है कि अगर कभी भी आप फंस जाएं, कभी भी आपको परेशानी हो और आपको 1 चाहिए किसी भी एलिमेंट में, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली डिवाइड कर देना है उसी नंबर से, बस डिवाइड करते ही काम हो जाएगा। अब इस बात को लिखेंगे कैसे? तो देखो ये अकेला एलिमेंट नहीं है, ये अपने साथ पूरी की पूरी रो लेके आया है, यानी कि रो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसके साथ पूरी की पूरी रो चिपकी हुई है। अकेला एलिमेंट कुछ नहीं होता यहाँ पर मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो यानी कि इसका नाम क्या है जिस पर मैंने हाईलाइट किया? इसका नाम है फर्स्ट रो। तो मैं यहां लिखूंगा फर्स्ट रो में चेंज, दिस सिंबल इज कॉल्ड टेंस टू, टेंस टू, टेंस टू। ओके, अगर मैं बात करता हूं इस सिंबल की तो इसको बोलते हैं हम टेंड्स टू, और इसका मतलब होता है चेंज टू, चेंज टू, यानी कि R1 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं R1 में? जरा चेक कर लेते हैं एक बार। R1 में चेंज कर रहे हैं, और चेंज ये हो रहा है कि 1/2 इंटू R1। देखो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन था कि नहीं था? मैंने आपको बताए थे 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसमें से 3 तो रो पे लग रहे थे, 3 कॉलम पे, तो उनमें से एक ऑपरेशन ये यूज हुआ कि नहीं हुआ? यही तो ऑपरेशन था, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो नया आपकी मैट्रिक्स क्या बन के आएगी? आप देखेंगे तो मैट्रिक्स ये बन के आएगी, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/2 आएगा, और इसमें कोई भी चेंज नहीं करा। तो पहला ऑपरेशन एप्लीकेबल होके मैट्रिक्स चेंज हो गई। तो आपको क्या समझ में आया कि पहले नंबर पे अगर ऑलरेडी 1 है, देखो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, अभी बताया कैसे करेंगे। यहां पर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहां पर 3 है तो 3 से डिवाइड, ध्यान रखना 3 से डिवाइड इधर भी होगा, 3 से डिवाइड इधर भी होगा, टोटल रो फर्स्ट में होगा। यहाँ 4 से डिवाइड होगा, यहाँ 3 से डिवाइड होगा, यहाँ 3 से, 2 से, 6 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो मैंने 14 तक के क्वेश्चंस में बता दिया कि पहला स्टेप क्या करना है? डिवाइड करना है। मैंने कहा था 4 स्टेप, और फिर मैंने बोला था 8 स्टेप। तो ये क्या है? 4 स्टेप और 8 स्टेप। देखो अगर आपने डिवाइड डायरेक्ट कर दिया और यहां लिख दिया 1, तो ये तो हो गया 4 स्टेप वाला मेथड। और अगर आपको डिवाइड करना डायरेक्ट थोड़ा सा नहीं आता है, तो आप में से कई बच्चे इसे ऐसे लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 2 एंड 1 डिवाइड बाई 2 एंड 1 1।
यानी कि पहले एक स्टेप में आपने जो ऑपरेशन लगाया उसे शो करके दिखाएंगे, इसके मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं कहीं पर। तो उस इंपॉर्टेंट कंडीशन को भी मैं बताऊंगा कि ये लिखना जरूरी भी हो जाता है, हर किसी के लिए ऐसा नहीं कि आसान होगा। ओके, तो पहले आपने डिवाइड, ये पहले क्वेश्चन लिखा, फिर मैट्रिक्स लिखी, ऑपरेशन लिखा, फिर उसके बाद ये लिख के दिखाया कि मैंने डिवाइड किया है, एंड देन आफ्टर दैट आपने डिवाइड कर दिया। ओके, तो यानी कि डायरेक्ट यहां पहुंच जाएंगे तो 4 स्टेप, यहां से यहां पहुंचेंगे तो 8 स्टेप। तो बात समझ में आ गई? तो बाकी के स्टेप्स कैसे बढ़े हैं, ठीक है। फिलहाल ये सारी राम कहानी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में इस पहले वाले स्टेप से हम बच गए। अगर 4 स्टेप की बात करें, अगर 8 स्टेप मेथड की बात करें तो 2 स्टेप से बच गए, ना तो हमें डिवाइड लिखना पड़ा और ना ही डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि ये पहले ही 1 था। तो ये पास हो गया हमारे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद चलेंगे हम नीचे। वैसे तो आप कहीं भी जा सकते हो, मैं फिर बोला है आपका फ्री हैंड है, आप कैसे भी सॉल्व करिए, बट मैं एक पैटर्न बता रहा हूं, उस पैटर्न को फॉलो कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे है आपके पास 2, और इस 2 को बनाना है 0। मैंने कहा था एक बनाने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, और मैंने आपको कंडीशन करके भी दिखाई है एक बनाने के लिए, है ना। 3/3 में भी ये फॉलो कर सकते हैं, यहां पर भी, ठीक है ना। पूरी रो में डिवाइड हो जाएगी 2 से, है ना। तो पहला स्टेप तो हो ही गया। दूसरे स्टेप में यहां चाहिए 0, और 0 हमेशा या तो जोड़ के या फिर घटा के आता है। एड और सब्ट्रैक्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन का जो नेक्स्ट ऑपरेशन था वो यही था। तो इसमें आपको क्या करना है, यहां पर आप देखेंगे गौर से, यहां पर आप 2 को अगर 0 बनाना है तो 1 को देखेंगे, यानी ऊपर वाली रो को देखेंगे। रो को ही देखना है, कॉलम को तो देखना नहीं है। ओके, तो कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले उसका सीखते हैं। तो मैं आपको पहले ऑपरेशन बनाना सिखा रहा हूं, ऑपरेशन बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। देखो आपको क्या चाहिए, यहां पर 0 चाहिए, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। आपको 0 मिलेगा कहां से, आपको 0 मिलेगा यहां से, यानी कि इस 1 से। तो आप क्या करेंगे, आप 2 में से घटा देंगे 2 × 1। ये 1 क्या है भाई, ये आपका R1 है। ये वाला 2 क्या है भाई, ये आपका R2 है, ठीक है ना। और ये 2 क्या है भाई, ये 2 है आपके पास स्केलर, बीच में माइनस। देखो ऑपरेशन कैसे बना, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। आप कहेंगे सर 0 बनाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0 कर दे, तो मैंने आपको बताया था ऊपर ऑपरेशन में लिखा है कि 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। यहां भी 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, पूरा 0 होते ही नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो इनवर्स तो निकलेगा ही नहीं फिर उसका। तो इसका मतलब आपको 0 से मल्टीप्लाई तो नहीं करनी है। ओके, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि 0 से मल्टीप्लाई तो आपको नहीं करनी है। ओके, तो फिर क्या करना है आपको, फिर आपको ये जो ऑपरेशन मैंने बनाना सिखाया है इसको बनाना सीखना है। अगर आपको अभी भी ऑपरेशन बनाना नहीं आ रहा, टेंशन मत लीजिए, संख्याओं से ऑपरेशन बनता है और स्टूडेंट खुद बनाता है। सपोज यहां पर 2 की जगह पर लिखा होता है 4, तो ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन होता है ये है आपके पास R2, दिस इज R2 टेंस टू R2 टेंस टू R2 माइनस 4R1, यानी कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा के हो जाता है। सपोज कर लेते हैं यहां पर लिखा होता, मैं इसको सपोज ही कर लेता हूं, सारे ऑप्शंस बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑपरेशन बनाते हैं और नया ऑपरेशन बनाते हैं। सपोज कर लेते हैं यहां पर लिखा होता 3/2, नाउ इसमें चेंज करना है और चाहिए आपको 0, तो आप लिखेंगे R2 टेंस टू R2 और उसके बाद माइनस का 3/2 R1। क्या बोला है मैंने, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जिसमें चेंज करना है पहले उसे लिखेंगे, इसका मतलब ही होता है चेंज टू। और जिसमें चेंज करना है, याद रखना, ये नियम याद रखना, उसको हमेशा पहले लिखा जाता है। जिसमें चेंज करना है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है। अगर किसी बच्चे ने लिखा इस तरीके से कि R2 टेंस टू, यहां पर लिखेंगे 3/2 R1 माइनस R2, यानी कि इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से इसे घटा दिया। अगर आपने ऐसा लिख लिया तो आंसर तो आपको 0 दिख रहा है, लेकिन ये आपका अपना ऑपरेशन है जो एप्लीकेबल नहीं है, एलिमेंट्री ने ये नहीं सिखाया, ऊपर जाके पढ़ के आइए। ये वाला गलत मेथड है। क्या मेथड गलत हो गया कि आप चेंज तो R2 में कर रहे हो लेकिन आगे आपके सामने R1 लिखा हुआ है। तो पहला नियम जिसमें चेंज करेंगे वही आगे लिखेंगे। दूसरा नियम ये है कि अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेशली मैं बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई की बात ही नहीं हो रही है, अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अगर आपके पास यहां पर जो भी चेंज करने वाला संख्या है वो संख्या अगर यहां लिखेंगे ही लिखेंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहां देखो मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। यानी अगर यहां पर आपने कोई चीज मल्टीप्लाई में लिखी तो आप गलत हो, सही है। मल्टीप्लाई में लिखना है, डिवाइड में लिखना है, कुछ भी लिखना है वो सामने वाले के साथ लिखेंगे। जिसमें चेंज कर रहे हैं भाई, जो खुद ही बदल रहा है, उसके साथ कोई भी और चीज नहीं लिख सकते। ये 2 नियम याद रखना। ये मल्टीप्लाई वाली कंडीशन आपके क्वेश्चंस में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर समझ नहीं आई है तो। फिलहाल आपको मैंने अलग अलग तरीके से बताया किस तरीके से आपको
कैसे ऑपरेशंस को लिखना होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन में सारी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ 2 लिखा हुआ था। अब मुझे क्या लिखना है, R2 टेंस टू, यहाँ लिखेंगे R2 माइनस का 2R1। अब इस ऑपरेशन को एप्लीकेबल करेंगे। देखो ये पूरी की पूरी R2 पर एप्लीकेबल होगा, प्लस राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल होगा। तो देखो R1 में तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो R1 को तो लिख लेंगे 1 और -1। फिर R2 में चेंज हुआ है, और किस तरीके से चेंज हुआ है, इस तरीके से हुआ है सर जी। तो इस तरीके से हुआ तो इस तरीके से करेंगे ना चेंज। पहले क्या लिखा है R2, तो यहां पर R2 क्या है, 2 है। फिर उसके बाद यहां लिख देंगे हम 2, ये मैंने लिख दिया 2। फिर उसके बाद माइनस लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, तो मैंने माइनस लिख दिया। फिर उसके बाद 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर लिखा है R1, तो R1 कौन होगा, देखो अगर ये R2 है तो इसका R1 तो ये होगा ना फर्स्ट रो, अगर ये सेकंड रो है तो ऊपर वाली फर्स्ट रो हो गई। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे, सिंपल। इसी बात को दोबारा रिपीट करते हैं। देखो R2 क्या है, ये है R2 3, फिर उसके बाद माइनस का निशान, फिर 2, फिर R1 क्या है 3 के लिए, R1 तो ऊपर वाली संख्या हो गई ना -1। बात क्लियर होनी चाहिए। ये देखो 8 स्टेप मेथड का हिस्सा आ गया। अब इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा। कुछ ऑपरेशंस आपको लिखने ही पड़ेंगे। प्रॉपर तरीके से बात करें तो 4 स्टेप्स पे आपको नंबर मिलेंगे पेपर में, लेकिन 8 स्टेप करना पड़ेगा कभी कभी। क्यों 8 स्टेप मेथड, इसलिए क्योंकि ये देखो मैंने लिख के दिखाया पहले। इसे आप रफ में भी कर सकते हो, बट आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए जब, अभी नहीं। ओके, इक्वल टू, फिर उसके बाद R1 को तो कॉपी करना है। R2 को कैसे लिखना है भाई, R2 को सॉल्व करते हैं। तो R2 को सॉल्व करना है, R2 ये है आपके पास 0, पहले 0 लिख लेते हैं, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ये 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर R1, 0 के लिए R1 कौन है, ऊपर वाली संख्या 1 है। ओके, फिर इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, इस वाले को। ये क्या दे रखा है, इस एलिमेंट पे आ जाते हैं। R2 का ही तो एलिमेंट है, पहले 1 लिखा हुआ है, फिर माइनस, फिर 2, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद इसके लिए R1 क्या है, ऊपर वाली संख्या यानी कि 0। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो कॉपी पे लिख लीजिए, अगले स्टेप में और अच्छे से समझ में आ जाएगी। समझा मैं दूंगा, बस आपको लिखना है कॉपी पे, ठीक है ना। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप बहुत सिंपल है, 1 -1 कैलकुलेशन करना आता है, 0 इसे कैलकुलेट करना आता है, 5 हो गया, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 0, यहां पर हो जाएगा माइनस का 2 और यहां पर हो जाएगा 1, एंड दिस इज। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे क्या चाहिए, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद आएगा नंबर इसका, यू शेप जाना है ना हमें, तो इसको बनाना है 1। और मैंने बताया था 1 बनाने का एक ही नियम बहुत अच्छा है, और वो नियम क्या है, पहली बात तो ये 5 की लोकेशन क्या है, लोकेशन ढूंढो। लोकेशन ये है R2, R के हिसाब से देखना है तो ये R2 का पार्ट बन रहा है ना, तो R2 में तो चेंज करना है। और क्या चेंज करना है R2 में, R2 में चेंज करना है 1/5 इंटू R2, यानी कि 1/5 R2। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का एक ऑपरेशन है, आपको समझ में आ गया। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, आप उसे 8 स्टेप मेथड से करने की जगह 4 स्टेप से कर सकते हो। कैसे बोला, 1 -1, यहाँ 0 को 5 से डिवाइड कर देंगे 0 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे 1 आएगा, है ना। ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है डिवाइड वाला प्रोसेस। तो यहाँ पर 1 0 -2/5 और 1/5, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ऑपरेशन लगाना है वो दोनों तरफ लगाना है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप रह गया आपका। लास्ट स्टेप इसके बाद घूम के हमारा ये आता है, यानी कि इसे चेंज करना है। और इसे क्या बनाना है, इसे बनाना है हमें 0। ओके, इसे 0 कैसे बनाएंगे, पहली बात तो ये है किसका पार्ट, इसे देख लेते हैं। तो ये है आपके पास फर्स्ट रो का पार्ट। आप लिखेंगे R1 टेंस टू, R1 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं R1 में, R1 प्लस R2, R1 में R2 को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ देते हैं, जोड़ना भी आपको आता है, तो पहले मैं जोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है ना। 1 प्लस का 0, देख रहे हो ना कैसे जोड़ रहा हूं मैं, ये R1 है, ये R2 है। फिर उसके बाद -1 प्लस का 1। आप कहेंगे सर ये तो आसान है, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। बिल्कुल करिए, इस तरफ डायरेक्ट कर देंगे तो राइट साइड में क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको रफ काम यूज करना पड़ेगा। इससे बेटर है आप कॉपी पे करके दिखाएं ना, फेयर, ताकि गलती भी पकड़ में आ सके। 1 प्लस का -2/5, आपको समझ में आ रहा है ये क्या बोला मैंने। ये देखो R1 का हिस्सा है ये, और R1 में R2 को जोड़ना है, तो इसमें इसे जोड़ दिया, और यहां पर 0 प्लस का 1/5 इसमें जोड़ दिया। ओके, मैंने एक एक करके जोड़ के लिखा है, लेकिन होगा तो R1 में R2, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 2/5, और यहां पर लिखा है 1/5, एंड आफ्टर दैट यहां पर A लिख देंगे। और फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये तो बहुत ही आसान सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। हमारा टास्क कंप्लीट हो गया।
इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 5 एकम 5 में से 2 गया तो 3/5। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो एलसीएम लेना सीखिए। यहाँ पर आ जाएगा 1/5, यहाँ पर आ जाएगा -2/5, यहाँ पर आ जाएगा 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ बहुत आसानी से आपने सॉल्व करके इसे आइडेंटिटी बना दिया। बट इसे आइडेंटिटी बनाने से क्या मिला, देखो अगर ये आइडेंटिटी है इज इक्वल टू और ये ए है तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ जो भी संख्या होगी उसे ए इनवर्स बोला जाएगा। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तभी आइडेंटिटी आता है। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है, सो दैट्स व्हाई इनवर्स ऑफ ए, या फिर इसे लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा -2/5, ये आ जाएगा 1/5। ओके, इंटू ए क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। बट मुझे शक हो रहा है कि क्या इसका आंसर ठीक है या गलत है। तो अगर मुझे शक हो रहा है तो इस शक को मैं दूर कर सकता हूं, यानी कि पेपर में जब आपको ये चेक करना होगा कि मेरा आंसर ठीक आया है या गलत आया है, तो आपको कैसे ठीक करना है उसे वो देखिए। आपको मैट्रिक्स ए पता है क्या थी, आपको पता है मैट्रिक्स ए थी ये 1 -1 2 3। आपको पता है कि ए मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स थी 1 -1 2 3, ये ए मैट्रिक्स थी। अब आपको ए मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करानी है, तो आपका ये आंसर चेक हो जाएगा कि आंसर ठीक आया भी है कि कुछ गलती कर दी ऊपर कैलकुलेशन में, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट गलती तो कर देते हैं ना। तो इसलिए एग्जाम में आंसर जरूर चेक करिएगा, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे बट आंसर जरूर चेक करिएगा, ओके, ताकि कॉन्फिडेंस मिले कि हमने जो करके आए आंसर ठीक है। बोर्ड का एग्जाम होगा बेटा, एक ही बार एग्जाम होगा, तो आप इसलिए आप ध्यान रखें, और एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि इसकी पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी, तो उसे आप चेक करके जरूर आएंगे। तो चेक करने का नियम बिल्कुल सिंपल है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कराएंगे। आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 3/2 में 5 में कराएंगे। देखो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 3/5 प्लस -1 की मल्टीप्लाई माइनस का 2/5 में कराएंगे तो 2/5 ऐसे आएगा। फिर उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 1/5 में कराएंगे तो आएगा 1/5 प्लस का -1 की मल्टीप्लाई 1/5 में कराएंगे तो माइनस का 1/5। ऐसे 2/3 की मल्टीप्लाई 2 और 3 की मल्टीप्लाई तो क्या कितना आ जाएगा, 2 3 6 6/5 और 3 2 माइनस का 6/5। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई आप कराएंगे किसमें, 1/5 में, तो कितना देगा 2/5 प्लस का 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना देगा 3/5। आप आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 5/5 1 आ रहा है, इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आइडेंटिटी आ गया। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा आंसर 100% सही है। तो अब आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कि आपका आंसर ठीक आएगा, क्योंकि आपने चेक कर लिया। तो गाइज आपको समझ में आया किस स्टेप से कैसे एक एक करके आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है, उसको समझना है, तब जाके आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। ऐसे इतना आसान नहीं है कि यूं ही आप कर लें। मेरे साथ साथ आपने कॉपी पेस्ट से किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, तो आपसे हो गया होगा। अगर नहीं किया तो दोबारा से इस वीडियो को एक एक करके देखिए और साथ साथ ही रहिए। अब मैं आपको ये सारे काम होमवर्क के लिए दूंगा, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको देने वाला हूं, वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो आपको लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट अनुभव मेरा जो है वो यही मिलेगा, आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा। हर टीचर का अपना एक अनुभव होता है, उस अनुभव से वो बच्चों को गाइड करता है, उसे दिशा निर्देश देता है कि किस तरीके से आपको किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करना है। मेरा यही सबसे बड़ा काम होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने इतने साल से लिया है, उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग डाउट्स जो आए हैं उसको आपको बताना है पहले ही, ताकि जब आपका वो डाउट आए तो वो सॉल्व हो जाए। ओके, तो अब देखिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में बताता हूं, वो आपको अपना डाउट है ना, जो स्टूडेंट्स का डाउट होता है। देखो सेकंड क्वेश्चन को मैं पहले करके दिखाऊंगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन को मैं दो मेथड से बताता हूं कि दो मेथड से सेकंड क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दो मेथड से हो सकता है। पहला मेथड, मेथड फर्स्ट, और मेथड फर्स्ट वही मेथड है जो मैंने बताया कि यू शेप में चलना है और जो पैटर्न मैंने बताया उसी पैटर्न को फॉलो करना है। बट वो मेथड कठिन लगेगा बच्चों को, तो दूसरा मेथड आसान हो है। अब इस क्वेश्चन में तो ऐसा है कि पहला मेथड कठिन है, दूसरा आसान है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूं, वो फ्री हैंड आप यूज करेंगे। फ्री हैंड मतलब कोई भी कैसी भी कैलकुलेशन करके आंसर निकालिए, ऑपरेशंस आपको बता दिए, क्या क्या नहीं कर सकते वो भी बता दिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स इस फ्री हैंड के बाद भी क्वेश्चंस नहीं कर पाते इस एक्सरसाइज के।
तो अगर आप नहीं कर पाते तो पहले मेरे पहले मेथड को यानी कि पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, आपको आ जाएगा, देन आपकी मर्जी, आप कुछ भी करें। तो देखो पहला मेथड की बात करते हैं। मेरे को a की वैल्यू a इज इक्वल टू आई ए लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है यहाँ पर लिखना है ये आप लिखेंगे a की जगह पर आ जाएगा आपके पास 2 1 1 1, और i की जगह पर आप क्या लिखेंगे, i की जगह 1 0 0 1, एंड देन a की जगह पर a रहेगा, ऐसा का ऐसे ही। अब देखो पहला स्टेप जैसे मैंने बताया वैसे स्टेप चलते हैं। इसे मुझे 1 बनाना है, 1 बनाना मतलब फर्स्ट रो में चेंज करना है, और 1 बनाने का नियम बहुत ही सिंपल है, r1 टेंस टू 1/2 r1। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/2 0 0 1। पहला स्टेप हो गया, नंबर आपको मिलेगा। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है इसे आपको 0 बनाना है, तो r2 टेंस टू r2 माइनस r1, सीधा सीधा घटा देंगे तो 0 आ जाएगा ना। अगर कोई और संख्या लिखी होती तो मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, जैसे पीछे बताया था मैंने आपको, है ना। तो फिलहाल आपका ये हो गया, इसमें से इसे घटाएंगे तो पहले रो में तो कोई चेंज नहीं करा, ये हो जाएगा 1 1/2। जब इसे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0, इसे घटाएंगे तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। उसके बाद इसे घटाएंगे, यहाँ पर पहले तो इसे लिख लेते हैं, 1/2 0 घटाएंगे तो -1/2 और 1, और यहाँ a आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, आपको ये कॉपी पे नहीं लिखना है, सिर्फ देखना है। अगर आपने लिखना शुरू कर दिया है तो पहले देख लीजिए, फिर बाद में सोचना कैसे लिखना है। उसके बाद अगला स्टेप, इसके बाद क्या आता है, ये आता है, इसे 1 बनाना है। तो ये क्या है भाई, R2 का हिस्सा है, देखो ना R2। तो R2 में क्या करना है, R2 में 2 से मल्टीप्लाई कराना है, R2 में 2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये हो जाएगा 1 1/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, भाई 2 से मल्टीप्लाई करना आता है। 1/2 0, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2। ओके, अब लास्ट स्टेप के पास चलते हैं। तो लास्ट स्टेप के अंदर इसमें चेंज करना है, ये है R1 का हिस्सा। तो R1 में क्या चेंज करना है, R1 माइनस का 1/2 R2। देखो गौर से देखो, अगर कंफ्यूजन है तो मेरे को बताओ। R1 में क्या चेंज किया मैंने, R1 में चेंज किया R1 माइनस का 1/2 R2। देखो R1 ये था और इसके लिए R2 ये था, 1 के साथ मल्टीप्लाई 1/2 की करा देंगे तो टोटल 1/2 आ जाएगा, और घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। मुझे तो 0 चाहिए, तो यही तो तरीका अपनाया था हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आप सॉल्व करेंगे ऐसे कि R1 आपके सामने ये है, R2 से मल्टीप्लाई करा घटाएंगे तो आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, ये 0 ये 1। कैलकुलेशन नहीं आती तो करना सीख लीजिए। ये R1 है आपके पास, यहाँ लिख लेता हूँ 1/2, माइनस का R2 के साथ 1/2 की मल्टीप्लाई करानी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू R2 की वैल्यू -1 है। सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1। ऐसे इसे सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, इधर करेंगे -1, इधर करेंगे तो 2। तो फाइनली ये इनवर्स की वैल्यू आ गई आपके सामने, और वो आ गई 1 -1 -1 2। मैंने 4 स्टेप्स मेथड को फॉलो किया था, मैंने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई, ऐसा हर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, ये रफ में तो आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। फिलहाल 4 स्टेप 8 स्टेप दोनों में से आप देखेंगे कौन सा यूज करना है। मैंने ए इनवर्स निकाल दिया है, और ये देखोगे ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे को इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़े। ओके, आपने कॉपी पे लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो मैं बताता हूं, इसे इस मेथड से बच्चे नहीं करते हैं तो किस मेथड से करते हैं। ये मेथड क्या मेथड है, ये है कि एक सिस्टम से यू शेप बनाइए, ये है मेथड। पहले वाले को चेंज करिए 1 बनाइए, किसके अकॉर्डिंग, डिवाइड करके। दूसरे वाले को चेंज करिए और 0 बनाइए, किसके अकॉर्डिंग, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, घटा के या जोड़ के। तीसरे वाले को चेंज करिए, इसको 1 बनाइए, 1 बनाने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। चौथे वाले स्टेप की बात करते हैं इस वाले की, तो इसे बनाइए 0, किस तरीके से, इस नीचे वाले के अकॉर्डिंग 0 बनाइए, जोड़ के या घटा के। ये तो हो गया पहला मेथड जो कि एप्लीकेबल होगा हर किसी पे। अब मैं बात करता हूं दूसरे मेथड की, मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो ये तो लिखे ही रहने देते हैं यहां तक। ओके, हाँ, यहां से मेथड चेंज होगा। अब मेथड नंबर सेकंड है, आपको अगर सर ये आसान है दूसरा वाला क्यों नहीं बताया, थे बता तो रहा हूं ना मैं आपसे सीख के ही तो बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स इस मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन पे अपना अपना एक्सपीरियंस एप्लीकेबल होगा, तो आप अपने अनुभव से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब आपको फ्री हैंड तो है, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो मेरे मेथड को ही फॉलो करिएगा। 14 तक तो ये एप्लीकेबल बहुत अच्छे से होगा, आपका मेरा कोई भी मेथड लगा लो। 15 से आपको मेरे पास आना पड़ेगा, कैसे वो मैं आपको 15 जब कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में तब बताऊंगा। अभी फिलहाल 14 तक तो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें पहला मेथड है R1 टेंस टू R1 माइनस R2, कॉपी पे लिख लीजिए, ये मेथड ही बच्चे करते हैं।
यानी कि R2 में से R1 को घटाया। अब 1 बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि डिवाइड ही करते हैं, हाँ मैंने आपको कहा जहां आप फंस जाओगे आप डिवाइड ही करिएगा, बट यहां तो बहुत आसान है, घटाने के बाद भी बन सकता है, तो इसमें से इसे घटा सकते हैं। घटाने वाला ऑपरेशन तो हमारा एलिमेंट्री का होता है। तो 2 में से 1 गया 1 और इस 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, इसे हमने कॉपी कर लिया। यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, इसे आपने कॉपी कर लिया। दूसरा मेथड है, दूसरा ऑपरेशन R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। अब इसमें से इसे घटा दो, देखो घटाने के बाद ये तो सेम कॉपी करा जाएगा, घटाएंगे तो आएगा 0, घटाएंगे तो आएगा 1। देखो 2 स्टेप में आंसर आ गया। अब स्टूडेंट कहते हैं सर ये मेथड आसान है, तो मैंने कहा मेथड कोई आसान कठिन नहीं होता, बस आपको प्रॉपर तरीके से वो करना आना चाहिए। ये घटाने वाला 2 स्टेप में आंसर यहाँ तो आ गया, ये जो आंसर है ये ए इनवर्स है और यही हमारा पहले भी आया था, देखो 1 -1 -1 2। तो यानी कि ये 2 स्टेप्स का हो सकता है, मैंने आपके सामने लिख दिया है, कॉपी पे लिख लीजिए, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा। बट फर्स्ट वाला मेथड जो मैंने बताया था प्रॉपर, वो करना भी जरूरी है, उसे आना भी जरूरी है। मैंने आपको 14 तक का क्वेश्चन का होमवर्क दे दिया है। पहला क्वेश्चन मैंने बताया, मैंने कहा एक पार्टिकुलर सर्टेन प्रोसेस से करना है, एक एक चीज को बारीकी से समझाया। दूसरे क्वेश्चन को मैंने बताया और इसमें ये आपके माइंड में क्लियर करा कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस वो तरीका सही होना चाहिए। एक पार्टिकुलर एलिमेंट पर कोई नियम नहीं लगता, पूरे के पूरे रो में या कॉलम में लगेगा। ऑफ कोर्स आपके डाउट्स आने वाले हैं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपके डाउट्स नहीं आएंगे, एक बार में ही कोई आइंस्टाइन नहीं बन जाने वाला। ओके तो आपको क्या करना है, जो भी डाउट आता है उसकी फोटो क्लिक करके जितने स्टेप्स आपने किए वो शेयर जरूर करेंगे। जो ऐप मैंने आपको बताई है उस ऐप पर आप सब जने इस बैच को पढ़ रहे हैं, उस पर आप इसे शेयर जरूर करेंगे, मैं उसे जरूर देखूंगा और उसके बाद आपको रिप्लाई करूंगा। अगर लाइव सेशन में रिप्लाई करना होगा तो मैं आपको लाइव इन्वाइट करूंगा कि लाइव आइए और फिर मैं आपका करा हुआ सॉल्यूशन को बताऊंगा कि आपने कहां गलती करी है। लेकिन अगर वहीं पर ही बता सकता हूं कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है तो मैं डायरेक्ट वहीं बता दूंगा। तो आपका काम है डाउट्स पूछना, 14 तक का होमवर्क मुझे चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कह के और खत्म करता हूं फिर क्लास को, कि इसमें 12वां क्वेश्चन जो है ये नॉट एग्जिस्ट आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी कोई भी रो या कॉलम के अंदर, कॉलम तो ले ही नहीं रहे, तो कोई भी एक रो जो है वो 0 आ जाएगी, तो नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ओके इसी तरीके से 14 जो क्वेश्चन है ये भी नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। तो 12 और 14 नॉट एग्जिस्ट आएगा, इसे भी सॉल्व करिएगा, घबराइएगा मत। बाकी सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, आंसर आपके पास अवेलेबल है, मैच जरूर करिएगा। बाकी मैच करने का एक और तरीका मैंने बताया था, इनवर्स निकालिए और फिर उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई कराइए, अपने आप ही वो आंसर मैच कर जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ आपने ठीक किया है। ओके गाइस, इसी के साथ आज की क्लास फिनिश करते हैं। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसे भी मैं डिटेल में बताऊंगा। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, एग्जांपल्स आपके पास है, बस फॉलो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रो ऑपरेशन फॉलो करना है। यानी ये पूरी एक्सरसाइज रो ऑपरेशन से ही करनी है, बस आपका माइंडसेट रो ऑपरेशन पे ही होना चाहिए, कॉलम की तरफ आपको देखना ही नहीं है। ओके तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय गाइस।